हेलो। मैं यश जौहरी, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में साइंस का टीचर। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो क्लास 10th का चैप्टर है। और इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे डिस्कशन करेंगे, उनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वैसे जनरली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हीट कंडक्शन, लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस और भी बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी लेते हैं, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मेलेबिलिटी का मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि हमारे पास आयरन है, कोल है, ये मान लीजिए आयरन का एक पीस। फिर यहाँ पे हमारे पास कोल भी है, इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग एक मेरे पास मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। हम लोग इनको हैमरिंग करते हैं, इनकी हैमरिंग करते हैं, इसको खूब हैमर से मारते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आयरन को हम लोग जब हैमरिंग करते हैं तो आयरन का जो साइज़ है उसको हम लोग बिल्कुल थिन कर लेते हैं, बहुत पतला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग कोल को हैमरिंग करते हैं तो कोल की को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें कि मेटल्स को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर लें, थिन शीट में उनको चेंज कर दें, उनको ऐसे मोल्ड कर दें, उनके शेप और साइज़ को चेंज करें कि वो बिल्कुल थिन हो जाए, पतला हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मैलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिससे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैलेबल नेचर पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो मेटल्स में लिया हुआ है वो है आयरन की शीट। आयरन को देखिए हमने यहाँ पे इतना हैमरिंग करी है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया है। हम उसके बाद एलुमिनियम के भी थिन शीट्स बना सकते हैं हम लोग। एलुमिनियम को बहुत हैमरिंग करके उसको बहुत पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप नॉन मेटल्स को देखिए जो बिल्कुल नॉन मेलेबल है, इट कैन नॉट बी मेड इनटू थिन शीट्स, उसको बिल्कुल भी हम लोग थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसे कोल है, सल्फर है। मेलेबिलिटी के अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल्स को थिन करते हैं तो उसके फॉइल्स बनते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के फॉइल्स आप देख रहे होंगे, एल्यूमिनियम के फॉइल्स, ये मेलेबल नेचर होता है एल्यूमिनियम का। इसको हम एल्यूमिनियम को बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो उसके फॉइल्स भी बना सकते हैं। यहाँ तक आप देखते होंगे कि स्वीट्स पे सिल्वर की कोट्स हैं, सिल्वर की शीट्स लगी हुई है। ये भी मेलेबल नेचर बताता है सिल्वर का। नीचे हमारे पास गोल्ड शीट्स हैं, ये गोल्ड शीट्स मेलेबल है। तो ये सब मेटल्स हैं जो हम बता सकते हैं कि ये मेलेबल है, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। एलुमिनियम थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये इसका मेलेबल नेचर भी इसका मेलेबल नेचर बताता है। साथ ही कई घरों में आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के टिन शेड्स नज़र आते हैं आपको। टिन शेड्स जो है एल्यूमिनियम के, वो भी मेलेबल नेचर, मेलेबल प्रॉपर्टी बताता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो
ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है एल्यूमिनियम का, जो हम लोग टिन शीट्स में जनरली एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और Malleability. Place any one metal on a block of extract it. This property is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals. Ductility. The ability of metals like iron, copper, and aluminium to be drawn into thin wires is called ductility. Gold is the most ductile metal. For 1 gram of gold, we can draw a wire of 2 kilometer length. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Let us do the experimental activity to find out the answer. तो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी कि किस तरीके से मेटल्स को हम लोग मालेबल कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं। डक्टिलिटी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। वैसे इसमें जो सबसे मालेबल नेचर होता है वो हमारा गोल्ड और सिल्वर सबसे मालेबल होता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट मालेबल मेटल, उसको बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सिल्वर भी मालेबल है सबसे ज़्यादा। तो ये दो मेटल ऐसे हैं जो हम लोग हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मालेबल है, मालेबल नेचर होता है इनका सबसे ज़्यादा। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट करने के साथ साथ उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में बहुत यूज़फुल है। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम वायर्स आपको दिख रहे होंगी, और कॉपर वायर्स जो ब्राउन कलर की हैं, रेडिश ब्राउन कलर की, ब्राउनिश कलर की कॉपर वायर्स होते हैं वो, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये डक्टाइल नेचर है क्योंकि ये वायर में इसको बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ राइट साइड में आपने देखा कि कोल और सल्फ़र जो है नॉन मेटल्स में, ये डक्टाइल नहीं हो सकता क्योंकि ये वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी में सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। उसका 1 ग्राम गोल्ड का 2 किलोमीटर की वायर बना देगा। 2 किलोमीटर की वायर में कन्वर्ट कर सकता है 1 ग्राम गोल्ड। मगर हम लोग गोल्ड का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि गोल्ड जनरली बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग ऐसे मेटल का यूज़ करते हैं जो बहुत चीप हो। जैसे हम लोग कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ बहुत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग जनरली इसी को प्रीफर करते हैं। तो because copper wires and aluminum wires, they are not expensive, they are cheaper, so therefore they are preferred for transmission of electricity. Okay, transmission of electricity. इसके बाद इसमें कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में बताया गया है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमने फ्राइंग पैन का एग्जांपल लिया है और हम देख रहे हैं इसके इमेज को हम थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं और आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से हीट का कंडक्शन होता है।
इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जनरली फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन का ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये मेटल का बना होता है और इस पे ये प्लास्टिक का, इसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक का, और इस पे जो कवरिंग होती है वो पीवीसी की कवरिंग होती है, जो कि हीट के कंडक्ट नहीं कर पाती, बैड कंडक्टर होता है। तो जो भी मेटेलिक पार्ट है, तो हम लोग इसमें कोई भी एडिबल चीज़ रखते हैं, खाने पीने की चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, या फिर पानी गर्म करने के लिए रखें और उसको हीट करने के लिए लगा दें, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि ये मेटल का इस पर मेटल के अंदर है, और मेटल जो होता है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। साथ में जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, पीवीसी का, तो प्लास्टिक हम लोग बैड कंडक्टर होता है, तो उससे हैंडल को हम लोग पकड़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग को हीट का सेंसेशन ना हो। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जनरली प्रेफरेबल मेटल होते हैं गुड कंडक्टर के लिए। दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक हीट के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से हीट ट्रैवल कर रही है, स्प्रेड कर रही है, और हमारा पानी जो है उसके अंदर गर्म हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक हीट कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट दिखाया है, वीडियो लिंक दिखाया हुआ है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। Conduction is a process in which heat is transferred from the hotter end of an object to its cooler end. Let's undertake an activity to understand this process better. Take an iron rod and attach iron nails on it with the help of wax. Now place one end of the rod between some bricks, as you can see on the screen. Now heat the other end of the rod with the help of a burning candle. As heating continues, the nails start falling from the left hand side of the rod. There. So what did we infer from this activity? Well, this activity shows that in the process of conduction, heat flows from the hotter part of an object to the cooler part. तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हमने अभी देखी कि किस तरीके से हीट का कंडक्शन हुआ। इसमें इन्होंने ऐसा किया है कि एक इन्होंने मेटलिक रॉड लिया, इस मेटलिक रॉड को एक स्टैंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे वैक्स लगा दिया, और वैक्स के साथ पिन्स को, जो आयरन की नेल्स हैं, उसको अटैच कर दिए, और इसके एक एंड पे हम लोग, ये हम लोग का रॉड है, आयरन रॉड, कोई ये मेटलिक रॉड है, यहाँ पे इन्होंने कैंडल या कोई भी स्प्लिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हीट करने के लिए। एक एंड पे हम इसको जब देखते हैं तो देखेंगे कि जैसे ये हीट स्प्रेड करती है, आगे बढ़ेगी, तो इसके जो वैक्स है वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। जब वैक्स मेल्ट करता है तो पिन्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हीट है वो आयरन रॉड में ट्रैवल कर रही है, कोई भी मेटलिक रॉड है उस पर ट्रैवल कर रही है, और ये वैक्स जो है वो हमारा मेल्ट करता है, और हमारे आयरन नेल्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे हमें पता लगता है कि हीट कंडक्शन हमारे मेटल्स में किस तरीके से होता है, और मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हीट कंडक्शन में भी जो सबसे अच्छा मेटल माना जाता है हीट कंडक्शन के लिए वो है हमारा सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और इसमें लेड और मरकरी मेटल्स हैं, मगर कंडक्शन हीट का उतना अच्छा नहीं होता, तो दे आर द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसको हम लोग उतना ही प्रीफर करते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, मगर सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग इसको जनरली प्रीफर नहीं करते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों लिए हैं। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम सब जानते हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल है। अब ये कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर्स जो आप देख रहे हैं फ़ोटोज़ में, आपको दिख रहा होगा, कॉपर वायर्स हैं, और ये एल्युमिनियम वायर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ कोल वो बैड कंडक्टर है, कोई भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर है, मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। जैसे कि नॉन मेटल में हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सिर्फ नॉन मेटल में होते हुए भी वो गुड कंडक्टर है। तो सभी नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मगर ग्रेफाइट को छोड़ के ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स में होता है। तो हम उस एक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। What do you understand by the word conduct? Well, in physics, it means transfer of something. And the materials that transfer something through themselves from one place to another are called conductors. That something could be anything. It could be heat, it could be electricity, or many other things. However, here we are interested in electricity. In this context, we will use the word electrical conductors. So now can we define it? You're right. Electrical conductors are the materials that transfer electricity through them. Or even more precisely, they are the materials that allow the electric current to flow through them. For simplicity, we will call them conductors. What are the examples of conductors? We have seen this simple circuit in the previous video. Here, a 1.5 volt cell is connected with a bulb which can be between 3 to 4 volts with the help of copper wire. अब इनके इस एक्टिविटी में आप ये देख रहे होंगे कि इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इन्होंने जो वायर है लिया हुआ है, ये वायर जनरली कॉपर का बना हुआ है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी अपने ऑन पोजीशन पे आती है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, करंट हमारी रन करती है और बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है। So here I told you that the movement of electrons is from the negative terminal of the cell to the positive terminal. But however, by convention, the direction of electric current is taken to be from the positive to the negative one. But how exactly is the current flowing in the circuit? Or through which material is this current flowing? Yes, it's the copper wires. Electric current is flowing through the copper wires from the positive to the negative terminal. So what can we conclude from this? We say that the copper is a conductor of electricity since it allows the electricity to flow through it. Now, instead of copper wires, what if we use pieces of threads in the circuit? Will the bulb glow in that case? No, it won't. Why? Because the electric current cannot flow through a piece of thread. Such materials are called insulators. So how do we define this term? Give it a try. अब दूसरे केस में इन्होंने इंसुलेटर रखा, जैसे कि थ्रेड। तो थ्रेड को इन्होंने यूज़ किया और बैटरी ऑन किया, तो हम देखते हैं कि बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि थ्रेड जो होता है वो इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वही हम लोग लेते हैं सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। थ्रेड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बल्ब नहीं ग्लो कर सकती। ओके, These are the materials which do not allow the electric current to flow through them. Let's study a bit about conductors first. Besides copper, what are the other materials that conduct electricity? Almost all metals conduct electricity. Silver, gold, aluminium, iron and mercury are a few other examples of metals that conduct electric current. तो इसमें ये चीज़ अब क्लैरिफाई हो गई कि जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी। और दूसरी तरफ जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। In fact, this area of the bulb, the circuit up from anywhere, but can transfer the electrical energy from one side to the other. But there is air in this region. तो ये हमें एक छोटी सी एक्टिविटी देखने को मिली जिसमें कि पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे होता है।
इसमें मेटल्स में सिल्वर जो होता है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मगर सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा नहीं प्रेफर करते। तो वायर्स में जनरली हम लोग कॉपर के वायर्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है लस्टर। मेटल्स में आपने जनरली देखा होगा कि सब सारे की सारे मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रियस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है। जैसे जनरली गोल्ड है, ये बहुत शाइनी अपीयरेंस का है, नज़र आता है, बहुत चमक होती है इसके अंदर। सिल्वर भी बहुत चमक होती है, कॉपर भी में भी चमक है। तो जितने भी कॉस्टली एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वो काफ़ी लस्ट्रियस होते हैं, और भी मेटल्स बहुत लस्ट्रियस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है। जब मेटल्स को हम कट करते हैं एक एंड से, तो उनका जो एंड होता है वो काफ़ी शाइनी होता है और लस्टरिक अपीयरेंस होता है, ऐसा लगता है कि दे आर पॉलिश्ड। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कोल है, सल्फ़र है, ये हमारे लस्ट्रियस नहीं होते, ये बहुत डल होते हैं, रफ होते हैं, तो ये शाइनी अपीयरेंस नहीं होती। जनरली मेटल्स में शाइनी अपीयरेंस ऐसा भी होता है कि दे लूज़ देयर शाइनी अपीयरेंस आफ्टर सम टाइम। कुछ मेटल्स को हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उस पर ब्लैक कलर के कोटिंग या कुछ लेयर ऑफ ऑक्साइड देखने को मिलती है, जो कि ये बताती है कि इसका शाइनी अपीयरेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, लूज़ हो गया है। तो जैसे कि आप सिल्वर में देखोगे तो सिल्वर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फ़र गैसेस हैं, तो इनके साथ रिएक्ट करते हैं और ये जनरली ब्लैक कलर की कोटिंग जम बन जाती है। अगर बेसिकली वो सल्फ़र के जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और ये सिल्वर Ag2s बना देता है। इस Ag2s के बनने से ही सिल्वर में ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी रस्टिंग का कारण बनता है Ag2s। ये इसकी वजह से इसका ब्लैक कलर हो जाता है Ag2s की वजह। नॉन मेटल्स में हमारे पास डायमंड है जो बहुत चमक है, जिसमें काफ़ी शाइनी अपीयरेंस है और पूरी दुनिया डायमंड की दीवानी है। तो आप देख सकते हैं कि डायमंड जो है वो काफ़ी लस्टरियस नॉन मेटल है। इसके अलावा आयोडीन भी नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रियस है, बहुत शाइनी अपीयरेंस का होता है। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस होती है। जनरली मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन जैसे डायमंड है वो बहुत ब्रिटिल होता है और बहुत हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट है सभी में। मेटल्स में सिर्फ एक्सेप्शनल केस हमारे पास पोटेशियम और सोडियम का है, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इट कैन बी कट विद नाइफ। उसको आप हाथ से नाइफ से काट सकते हैं, इट कैन बी कट विद नाइफ, इतना सॉफ्ट होता है। और हम इसको जनरली कैरोसिन में रखते हैं जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, और मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पे ये एक्सप्लोड कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन बहुत विग्रस हो सकता है। सो सोडियम और पोटेशियम को जनरली हम लोग कैरोसिन में रखते हैं। राइट साइड में आपने देखा कि नॉन मेटल्स में डायमंड जो होता है वो काफ़ी हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट ऑफ ऑल, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारी डेंसिटी है। मेटल्स की जनरली डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। और मेटल्स की डेंसिटी का कारण ये होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपको देखने से पता चल रहा है कि डायग्राम से पता चल रहा होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, और इनके बीच में कोई भी इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस नहीं है। तो इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस नहीं है, इतना टाइटली और क्लोजली पैक्ड है। तो इस कारण की वजह से मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं और जनरली स्पेसेस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शंस हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये दे कैन फ्लोट इन वाटर ऑल्सो। तो आज हमने 7 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी कि नॉन मेटल्स और मेटल्स में, और वो नॉन मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, और इसी ई कंटेंट के थ्रू, जिसमें कि ये हमारे इमेजेस और डायग्राम्स हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो सकता है
इसमें मैंने वीडियो लिंक्स भी दिए हुए हैं इसमें, जिससे बच्चों को वीडियो लिंक से भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बस इतना ही है आज के मेटल नॉन मेटल्स में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।